शहर के बीचों बीच एक पुराने पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा कबूतर सुमेरु अपने चारों ओर फैले कोलाहल को निहार रहा था। उसकी आंखों में दशकों के अनुभव थे जिनमें शहर की पूरी तस्वीर समाई हुई थी। नीचे सड़कों पर लोग छोटी छोटी चींटियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। उनके हाथों में चमकदार आयताकार डिब्बे थे जिनकी ओर वे लगातार ताके जा रहे थे। कारों का शोर, हॉर्न की आवाजें और इमारतों से निकलती मशीनी गर्जना मिलकर एक अस्त व्यस्त सा स्वर बना रहे थे। सुमेरु ने एक गहरी सांस ली। आज का दिन भी ऐसा ही था जैसे कल था और जैसे परसों होगा, लेकिन आज उसकी मुलाकात एक ऐसे युवा कबूतर से होने वाली थी जो इसी कोलाहल में खो गया था। उस युवा कबूतर का नाम था नीरज। पेड़ की एक निचली डाल पर बैठा अपने पंखों को बेसब्री से सहला रहा था। उसकी चोंच में एक उदासी थी, आंखों में बेचैनी। सुमेरु ने उसे कई दिनों से देखा था। वह अक्सर भीड़ भाड़ वाली इमारतों की खिड़कियों के पास जाकर बैठ जाता, अंदर झांकता और फिर निराश होकर लौट आता। आज सुमेरु ने नीचे उड़ान भरी और नीरज के पास जा बैठा। क्या बात है बेटे? सुमेरु ने अपनी गहरी स्थिर आवाज में पूछा। तुम्हारे चेहरे पर उदासी के बादल क्यों छाए हैं? इस उम्र में तो तुम्हारे पंख हवा में खुशियां बिखेरते होने चाहिए। नीरज ने एक ठंडी सांस भरी। सुमेरु दादा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये सब क्या है? हर कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, किसके लिए, क्यों? मैं देखता हूं कि लोगों के पास सब कुछ है, ये ऊंचे ऊंचे मकान, चमकदार गाड़ियां, वो छोटे छोटे डिब्बे जिनमें वे घंटों खोए रहते हैं। फिर भी मैं उनके चेहरों पर खुशी नहीं देखता। उल्टा तनाव, जल्दबाजी और थकान ही दिखती है। और हम कबूतर, हम तो बस उड़ते हैं, बीच चुकते हैं और डालों पर बैठकर दिन बिता देते हैं। क्या यही जीवन है? क्या खुशी के लिए कुछ और होना चाहिए? सुमेरु मुस्कुराया। उसकी आंखों की झुर्रियों में अनगिनत कहानियां दबी हुई थीं। तुमने बहुत गहरा सवाल पूछा है नीरज। तुम्हारी बेचैनी वाजिब है। तुम कलयुग के बीचों बीच हो और खुशी एक ऐसा रहस्य है जिसे पाने के लिए लोग पूरी दुनिया भटकते हैं, लेकिन वह तो हमेशा से हमारे आस-पास ही होती है। बस देखने का नजरिया चाहिए। कलयुग? नीरज ने पूछा। यह कलयुग क्या है? मैंने बड़े बुजुर्गों से इसके नाम सुने हैं, लेकिन समझ नहीं आता। कलयुग, सुमेरु ने कहा, वह समय है जब मनुष्य की बुद्धि चरम पर होती है लेकिन विवेक सोया रहता है। जब साधन बहुत हैं लेकिन संतोष कम। जब जुड़ने के तरीके अनगिनत हैं लेकिन असली जुड़ाव कोई नहीं। यह वह युग है जहां लोगों के पास जीने के लिए सब कुछ है लेकिन जीने का एक कारण नहीं, और इन्हीं हालातों में खुश रहना सबसे बड़ी कला है। नीरज की जिज्ञासा और बढ़ गई। तो फिर इस कलयुग में खुश कैसे रहा जाए? क्या इसका कोई रहस्य है? सुमेरु ने पंख फैलाए और धीरे से फड़फड़ाए। रहस्य कोई नहीं है बेटे, सिर्फ कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें एक पुराने कबूतर ने अपने लंबे जीवन में सीखा है। अगर तुम्हारे पास समय है तो मैं तुम्हें बता सकता हूं। यह कोई जादू की गुड़िया नहीं है, बल्कि एक तर्क संगत रास्ता है जो हर प्राणी के लिए काम करता है। नीरज उत्सुकता से हाँ में सिर हिलाया और फिर उस पुराने पेड़ की डाल पर एक अनुभवी कबूतर ने एक युवा कबूतर को कलयुग में खुश रहने का पाठ पढ़ाना शुरू किया। यह कोई परंपरागत कहानी नहीं थी, बल्कि एक तर्कपूर्ण विश्लेषण था जो जीवन के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था। पहला सिद्धांत, स्वीकृति यथार्थ को बदलने की कोशिश में ऊर्जा नष्ट न करना। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात नीरज, सुमेरु ने कहा, स्वीकृति है। तुम्हें इस बात को स्वीकार करना होगा कि तुम कलयुग में रह रहे हो। यह सुनहरा युग नहीं है। यहाँ कोलाहल है, असंतुलन है, अति है, लेकिन इसके विरुद्ध लड़ते रहने, इसे कोसते रहने या फिर सतयुग की कल्पना में खोए रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। मान लो, सुमेरु ने एक उदाहरण दिया, बारिश हो रही है। तुम चाहते हो कि बारिश रुक जाए ताकि तुम उड़ सको, लेकिन अगर बारिश नहीं रुकती तो तुम क्या करोगे? तब तक परेशान रहोगे जब तक बारिश रुक नहीं जाती, या फिर किसी छत के नीचे बैठकर बारिश का आनंद लेना सीखोगे। बारिश को रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं है,
लेकिन उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को चुनना तुम्हारे हाथ में है। कलयुग भी एक तरह की बारिश है, इसे रोका नहीं जा सकता। लोग तेजी से भागेंगे, प्रकृति से दूर होंगे, भौतिक चीजों को महत्व देंगे। यह यथार्थ है। स्वीकृति का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम इस यथार्थ के साथ काम करना शुरू करो। जो ऊर्जा तुम चीजें जैसी होनी चाहिए उस पर रोने गाने में लगाते हो, उस ऊर्जा को तुम चीजें जैसी हैं उनके बीच खुशी ढूंढने में लगा सकते हो। यह तर्क का पहला चरण है, ऊर्जा का कुशल आवंटन। नीरज गंभीर होकर सुन रहा था। लेकिन दादा, क्या यह समझौता करने जैसा नहीं है? हमें बेहतर के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए, सुमेरु ने कहा। लेकिन प्रयास और प्रतिरोध में फर्क है। प्रयास सकारात्मक है, यह तुम्हारे नियंत्रण वाली चीजों पर केंद्रित होता है, जैसे तुम्हारा अपना व्यवहार, तुम्हारी सोच। प्रतिरोध नकारात्मक है, यह उन चीजों के विरुद्ध लड़ाई है जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। पहले स्वीकारो कि आज हवा का रुख विपरीत दिशा में है, फिर तय करो कि क्या तुम उसी दिशा में उड़ने का कौशल सीखोगे या फिर थोड़ा इंतजार करोगे या फिर अपनी मंजिल बदल लोगे। लेकिन हवा से लड़ने में अपने पंख नष्ट मत करो। दूसरा सिद्धांत, वर्तमान में जीना, कल के बोझ और कल की चिंता से मुक्ति। दूसरी बड़ी चुनौती इस युग में, सुमेरु ने आगे कहा, लोगों का वर्तमान क्षण से विलग होना है। देखो नीचे उस इंसान को। सुमेरु ने अपनी चोंच से एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा किया जो फोन पर बात करते हुए तेजी से चल रहा था। उसका चेहरा तनावग्रस्त था। वह शारीरिक रूप से यहाँ है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। शायद वह उस बैठक के बारे में सोच रहा है जो 2 घंटे बाद होनी है, या उस झगड़े के बारे में जो 2 दिन पहले हुआ था। वह अभी को जी नहीं रहा। खुशी केवल वर्तमान क्षण में मौजूद होती है नीरज। तुम अतीत में जाकर खुश नहीं हो सकते, भविष्य में जाकर खुश नहीं हो सकते। तुम सिर्फ अभी में खुश हो सकते हो। कलयुग लोगों को अतीत के पछतावे और भविष्य की अनिश्चितता के जाल में फंसा देता है। उनके पास अभी के लिए समय ही नहीं है। पर यह कैसे करें? नीरज ने पूछा। हमारा दिमाग तो स्वभाव से ही भटकता है। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है, सुमेरु बोला। एक तर्क संगत अभ्यास। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा दिमाग भटक रहा है, अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाओ। सांस लेना और छोड़ना हमेशा वर्तमान क्षण में होता है। अपने आसपास की 5 चीजों को देखो, 4 आवाजों को सुनो, 3 स्पर्श को महसूस करो। यह तुम्हारे दिमाग को वापस अभी में लाने का एक तरीका है। एक कबूतर के लिए यह और भी सरल है। जब तुम दाना चुग रहे हो तो बस दाना चुगो। उसकी खुशबू, उसकी बनावट पर ध्यान दो। जब उड़ रहे हो तो हवा के अपने पंखों से टकराने के एहसास को महसूस करो। अतीत में किसने तुम्हारा दाना खा लिया था और भविष्य में कितना दाना मिलेगा, इसकी चिंता छोड़ो। यही वर्तमान में जीना है। और तर्क यह है कि अतीत और भविष्य पर ध्यान देकर तुम वर्तमान की उस ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। तीसरा सिद्धांत, तुलना का त्याग। दूसरों के जीवन का चित्र तुम्हारी खुशी का मापदंड नहीं है। सुमेरु ने एक गहरी सांस ली। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है तुलना का त्याग। कलयुग तुलना का युग है। लोग दूसरों के जीवन की झलक देखते हैं, उनके घर, गाड़ियां, छुट्टियां, यहाँ तक कि उनके पालतू जानवरों तक की तुलना करते हैं। और चूंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो तुमसे बेहतर स्थिति में लगेगा, इसीलिए तुलना हमेशा असंतोष पैदा करती है। तुमने उस मोर को देखा है जो शहर के चिड़ियाघर में रहता है? सुमेरु ने पूछा। नीरज ने हाँ में सिर हिलाया। मोर के पंख बहुत सुंदर हैं, है ना? अगर तुम खुद की तुलना मोर से करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पंख फीके हैं। लेकिन क्या तुम मोर की तरह उड़ सकते हो? क्या तुम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हो? मोर नहीं कर सकता। हर प्राणी की अपनी विशेषता है। तुलना हमेशा अनुचित होती है क्योंकि तुम 2 अलग अलग चीजों की तुलना कर रहे होते हो। तर्क की दृष्टि से देखो, सुमेरु ने समझाया। तुम्हारा जीवन एक अद्वितीय समीकरण है। तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारी क्षमताएं, तुम्हारी सीमाएं सब तुम्हारे अपने हैं। किसी और का जीवन एक पूरी तरह से अलग समीकरण है।
दो अलग अलग समीकरणों की तुलना करना और एक के परिणाम से दूसरे को मापना वैज्ञानिक रूप से भी गलत है। खुशी का रहस्य अपने समीकरण में सर्वोत्तम परिणाम पाने में है, न कि दूसरे के समीकरण की नकल करने में। नीरज ने सोचा, लेकिन दादा, अगर हम दूसरों से प्रेरणा नहीं लेंगे तो सुधार कैसे होगा? प्रेरणा और तुलना में अंतर है, सुमेरु ने कहा। प्रेरणा सकारात्मक है। तुम किसी की उड़ान देखकर सीख सकते हो कि उड़ने के नए तरीके क्या हो सकते हैं, लेकिन तुलना नकारात्मक है। तुम किसी के चमकदार पंख देखकर अपने पंखों से नफरत करने लगते हो। प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ाती है, तुलना तुम्हें नीचे गिराती है। तर्क यह कहता है कि अपनी ऊर्जा को अपने विकास पर केंद्रित करो, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा पर नहीं। चौथा सिद्धांत, सरलता का आनंद जटिलता में सुख नहीं ढूंढना। कलयुग जटिलताओं का युग है, सुमेरु ने कहा। लोगों ने जीवन को इतना जटिल बना लिया है कि सरल चीजों का आनंद लेना भूल गए हैं। देखो, हम कबूतरों के पास क्या है? साफ पानी, थोड़ा सा दाना, उड़ने के लिए आकाश और आराम करने के लिए एक डाल, और यही हमारी जरूरतें हैं। लेकिन मनुष्यों ने अपनी जरूरतों की एक लंबी सूची बना ली है और फिर उन्हें पूरा करने के लिए स्वयं को दास बना लिया है। सरलता का मतलब गरीबी नहीं है, इसका मतलब है आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर करना सीखना। तर्क यह है, क्या यह चीज वास्तव में मेरे जीवन में सकारात्मक योगदान देती है या सिर्फ एक और जिम्मेदारी, एक और चिंता का कारण बन रही है? एक और गैजेट खरीदने से पहले खुद से यह सवाल पूछो, क्या यह मेरी खुशी बढ़ाएगा या सिर्फ मेरे समय और ऊर्जा को खाएगा? हमारे लिए एक ताजा हरा दाना चुगना, धूप में अपने पंख सुखाना, झुंड के साथ मिलकर उड़ना, ये सरल आनंद है और ये आनंद गहरे और स्थायी है। कलयुग में खुश रहने का मतलब है इन सरल आनंदों को पहचानना और उनके लिए समय निकालना। जब तुम सूर्यास्त देखते हो तो उसकी सुंदरता को महसूस करो। उस समय फोन निकालकर उसकी फोटो लेने की कोशिश मत करो। फोटो लेने में तुम वास्तविक क्षण को खो दोगे। यह तर्क संगत विकल्प है। अनुभव को प्राथमिकता दो, दस्तावेजीकरण को नहीं। पांचवा सिद्धांत, कृतज्ञता जो है उसका बोध। कलयुग की एक और बीमारी है अभाव बोध। लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है और उन चीजों को अनदेखा कर देते हैं जो उनके पास हैं। इसका इलाज है कृतज्ञता, सुमेरु ने कहा। कृतज्ञता एक तर्क संगत अभ्यास है, उसने जोर देकर कहा। यह तुम्हारे दिमाग को नकारात्मकता के झुकाव से बचाती है। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से खतरों और कमियों की ओर ध्यान देता है। यह एक विकासवादी तंत्र है, लेकिन कलयुग में जहां वास्तविक खतरे कम हैं, यह तंत्र चिंता और असंतोष पैदा करता है। कृतज्ञता इस तंत्र को संतुलित करती है। हर दिन सुबह उठते ही उन 3 चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। बस 3, कोई बड़ी चीज नहीं। आज सुबह तुम्हें पेट भर दाना मिला है, इसके लिए आभारी हो। तुम्हारे पंख स्वस्थ हैं, तुम उड़ सकते हो, इसके लिए आभारी हो। तुम्हारा एक दोस्त है जो तुम्हारे साथ है, मैं इसके लिए आभारी हो। यह अभ्यास तुम्हारे दिमाग को प्रशिक्षित करता है कि वह अच्छाई को भी देखे। तर्क यह है, तुम्हारा ध्यान जहां जाता है वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। अगर तुम हमेशा कमी की ओर देखोगे तो तुम्हारी दुनिया कमी से भरी लगेगी। अगर तुम उपलब्धता की ओर देखोगे तो तुम्हारी दुनिया पर्याप्तता से भरी लगेगी, और पर्याप्तता की भावना ही संतोष और खुशी की जननी है। छठा सिद्धांत, योगदान स्वयं से बाहर निकलकर देने का भाव। खुशी एक विचित्र चीज है, सुमेरु ने कहा। अगर तुम उसे सीधे पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारी उंगलियों से फिसल जाती है, लेकिन अगर तुम दूसरों की खुशी में ध्यान लगाओगे तो वह स्वतः तुम्हारे पास आ जाती है। यह कोई रहस्यवाद नहीं, बल्कि एक तार्किक सत्य है। कलयुग स्वार्थ का युग माना जाता है। हर कोई मैं, मेरा में उलझा हुआ है, लेकिन यही वह जाल है जो अकेलापन और उदासी पैदा करता है। असली खुशी तब मिलती है जब तुम हम की भावना से जुड़ते हो।
एक उदाहरण देखो, जब बारिश होती है और दाना छिप जाता है तो क्या तुम अकेले ही सारा दाना ढूंढते हो? नहीं, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। और जब एक कबूतर को दाना मिलता है तो वह चोंच की आवाज से दूसरों को बुला लेता है। इस सहयोग और साझेदारी में एक गहरी खुशी होती है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, समय, दाना या सिर्फ एक अच्छी कंपनी, उसे दूसरों के साथ बांटो। एक भूखे युवा कबूतर को दाना दो, एक अकेले बूढ़े कबूतर के साथ बैठकर उसकी बात सुनो। जब तुम देना सीखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे पास वास्तव में बहुत कुछ है, और यह एहसास तुम्हें धनी बना देता है। तर्क सीधा है, देने की क्रिया तुम्हें शक्तिशाली बनाती है। यह तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम दूसरों के जीवन में एक सकारात्मक अंतर ला सकते हो, और इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। 7वां सिद्धांत, लचीलापन बदलाव को गले लगाना। कलयुग परिवर्तन का युग है, सुमेरु ने कहा। चीजें तेजी से बदलती हैं। आज जो इमारत खाली पड़ी है, कल वहां एक ऊंची इमारत खड़ी हो सकती है। आज जो बगीचा हरा भरा है, कल वहां कंक्रीट का जंगल हो सकता है। अगर तुम बदलाव के विरुद्ध खड़े होगे तो टूट जाओगे। तुम्हें लचीला बनना होगा, बांस के पेड़ की तरह जो तूफान में झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं। लचीलापन तर्क की दृष्टि से अनुकूलन की क्षमता है। यह मान लेना कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। अच्छा समय भी जाएगा, बुरा समय भी जाएगा। इसलिए अच्छे समय में अति उत्साहित न हो और बुरे समय में निराश न हो। बस हर स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लो। अगर तुम्हारा पसंदीदा बगीचा कट गया है तो दूसरे बगीचे की तलाश शुरू करो। शिकायत करके बैठे रहने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। लचीलापन खुशी की कुंजी है, क्योंकि यह तुम्हें नियंत्रण से बाहर की घटनाओं से प्रभावित नहीं होने देता। तुम्हारी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि तुम्हारे भीतर के संसाधनों पर निर्भर होती है, और यह सबसे बड़ी ताकत है। 8वां सिद्धांत, प्रकृति से जुड़ाव, अपने मूल को न भूलना। आखिरी लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, सुमेरु ने कहा, हम सब प्रकृति के अंग हैं। चाहे कलयुग हो या सतयुग, इस सत्य में कोई बदलाव नहीं आता। मनुष्यों ने खुद को प्रकृति से अलग कर लिया है, और यही उनकी बहुत सी मानसिक पीड़ाओं की जड़ है। लेकिन हम कबूतरों के लिए प्रकृति से जुड़े रहना स्वाभाविक है। तुम्हें ये लाभ हमेशा बनाए रखना है। रोज कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ। बिना किसी उद्देश्य के सिर्फ एक पेड़ की डाल पर बैठो। हवा को महसूस करो। बारिश की बूंदों को अपने पंखों पर गिरने दो। सूरज की किरणों को सुबह अपने ऊपर पड़ते हुए देखो। यह जुड़ाव तुम्हें शांति देगा। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तर्क यह है, प्रकृति का अपना एक ताल है, एक संतुलन है। जब तुम उस ताल के साथ सिंक्रोनाइज होते हो तो तुम्हारे भीतर भी संतुलन आता है। यह संतुलन ही आंतरिक शांति और खुशी का आधार है। सुमेरु ने अपनी बात पूरी की। सूरज अब ढलने लगा था और आकाश में नारंगी और बैंगनी रंग फैल रहे थे। नीरज चुपचाप बैठा था, सुमेरु की कही हर बात को आत्मसात कर रहा था। यह कोई जादुई उपाय नहीं थे, बल्कि जीवन जीने के तार्किक व्यावहारिक सिद्धांत थे। तो नीरज, सुमेरु ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या इन सिद्धांतों से कलयुग में खुश रहना संभव है? नीरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ दादा, अब मैं समझ गया हूँ। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से मिलती है। यह एक आंतरिक कार्य है, यह एक विकल्प है। इन सिद्धांतों का पालन करके हम किसी भी युग में शांति और संतोष पा सकते हैं। बिल्कुल सही, सुमेरु ने कहा, कलयुग कोई श्राप नहीं है, यह सिर्फ एक पृष्ठभूमि है। और इस पृष्ठभूमि में अगर तुम इन सिद्धांतों को अपनाओगे तो तुम्हारी खुशी और भी चमकदार हो उठेगी, क्योंकि वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी, वह तुम्हारी अपनी निर्मित होगी। उस दिन के बाद नीरज का नजरिया बदल गया। वह अब भीड़ भाड़ वाली इमारतों की खिड़कियों के पास जाता, लेकिन अब वह अंदर के लोगों के चेहरों पर तनाव नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी खुशियों को देखता, जब कोई किसी की बात पर मुस्कुरा देता या कोई बच्चा खिड़की से बाहर देखकर उसे देखकर हाथ हिलाता। वह दाना चुगते समय उसके स्वाद का आनंद लेता, उड़ते समय हवा का एहसास करता।
उसने छोटे कबूतरों को दाना खिलाना शुरू किया और बूढ़े कबूतरों की कंपनी एंजॉय करना सीखा। उसने पाया कि जितना अधिक वह देता उतना ही अधिक उसे मिलता खुशी के रूप में। सुमेरु अक्सर उसे देखता और मन ही मन मुस्कुराता। उसे पता था कि नीरज ने सिर्फ खुश रहने का पाठ ही नहीं सीखा था, बल्कि उसने जीवन की कला में महारत हासिल कर ली थी। और यह कला, ये सिद्धांत कलयुग ही नहीं, हर युग में प्रासंगिक थे, क्योंकि खुशी का रहस्य कभी नहीं बदलता। वह हमेशा से वहीं रहा है, हमारे भीतर, हमारी सोच में और हमारे वर्तमान क्षण में जीने के तरीके में छुपा हुआ है। और इस तरह एक अनुभवी कबूतर ने न सिर्फ एक युवा कबूतर नीरज को, बल्कि हर उस प्राणी को जो इन शब्दों को समझ सकता है, कलयुग में खुश रहने का मार्ग दिखाया। यह मार्ग कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक स्थायी, तर्कसंगत और गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक अद्भुत दर्शन है।